हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। सेशन 4 में शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पहला सवाल, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार मूल अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है या फिर विधिक अधिकार है? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी। तो यहां सवाल में हमें दो विकल्पों में कंफ्यूजन हो सकता है, सी और डी में, यानी संवैधानिक अधिकार और विधिक अधिकार में। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जरा इन सभी अधिकारों के बारे में जान लेते हैं। पहले आते हैं नैसर्गिक अधिकार पर। ऐसे अधिकार जिनका देश के संविधान या किसी विधि से संबंध नहीं होता, या यूं कहे कि हमें इंसान होने के नाते जो अधिकार मिले हैं वे नैसर्गिक अधिकार यानी प्राकृतिक अधिकार हैं। बाकी तीन अधिकारों के बारे में नॉर्मली हम जानते ही हैं। भारत के संविधान के भाग 3 में जिन अधिकारों की बात है वे सभी मूल अधिकार हैं। भाग 3 के बाहर जिन अधिकारों का जिक्र है उन्हें हम गैर मूल या संवैधानिक अधिकार कहते हैं। लेकिन यह भी है कि भाग 3 में जो अधिकार हैं वे भी संवैधानिक ही हैं, लेकिन उन्हें अलग से एक भाग में लिखा गया है जिसे मूल अधिकार का नाम दिया गया। संसद या सरकार जब कोई विधि बनाती है और जब उसमें नागरिकों को कोई अधिकार दिया जाता है तो उसे विधिक अधिकार कहते हैं। मूल और विधिक अधिकार में अंतर को भी समझ लेते हैं। मूल अधिकारों में अगर बदलाव करना है तो संसद के दोनों सदन के विशेष बहुमत से ही ऐसा हो सकता है, जबकि विधिक अधिकारों में बदलाव लाने के लिए संसद के दोनों सदनों को साधारण बहुमत की ही जरूरत पड़ेगी। एक बात और कि मूल अधिकारों में उस सीमा तक बदलाव किया जा सकता है जब तक कि वे संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं होते। अब सवाल पर आते हैं। यहाँ दो अधिकारों के बारे में बात की गई है, मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार। तो दोस्तों, किसी भी देश में मत देने का अधिकार एक बेसिक राइट है। लोकतंत्र की शुरुआत ही यहीं से होती है। किसी देश में लोग अगर अपनी ही सरकार नहीं चुन पाएंगे तो डेफिनेटली वहां लोकतंत्र तो नहीं ही होगा। राजनीतिक स्वतंत्रता और समानता का अधिकार भी वोटिंग राइट ही है। भारत का संविधान भी मताधिकार का जिक्र करता है। अनुच्छेद 325 और 326 मताधिकार से ही जुड़े हैं। अनुच्छेद 325 कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर निर्वाचक नामावली में शामिल होने के लिए किसी व्यक्ति को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता, जबकि अनुच्छेद 326 लोकसभा और विधानसभाओं के निर्वाचन के लिए वयस्क मताधिकार की बात करता है, यानी कोई भी नागरिक जिसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष है उसे अधिकार है कि वह इन चुनावों में वोट कर सके। अब हम निर्वाचित होने के अधिकार की बात करते हैं तो इस अधिकार के संबंध में संविधान में कोई स्पष्ट जिक्र नहीं है, लेकिन एक बात यह भी है कि निर्वाचित होना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी राजनीतिक स्वतंत्रता का हिस्सा है, जो कि अनुच्छेद 19(1) में समाहित है। लेकिन 2012 के शरद त्रिपाठी बनाम भीष्मा शंकर मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि चुनाव लड़ने का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, लेकिन यह किसी साधारण विधि की तरह नहीं है और न ही किसी मूल अधिकार के समान। ऐसे में स्थिति स्पष्ट नहीं है। लेकिन यहाँ यूपीएससी ने इस प्रश्न का उत्तर संवैधानिक अधिकार ही बताया है, इसलिए निर्वाचित होने के अधिकार को हम एक संवैधानिक अधिकार ही मानकर चलते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अब अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है। संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनावों दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है। निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन या विलय से संबंधित विवाद निपटाता है। तो ये 3 कथन दिए गए हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है?
केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 2 और 3 या फिर केवल 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी केवल तीसरा कथन ही सही है। तो यहाँ फैक्ट बेस्ड इस क्वेश्चन को हम ऑप्शंस के एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा कथन यहाँ गलत है। अगर हमें इस बात की जानकारी है तो हम उत्तर तक पहुंच जाएंगे। कथन 2 ए, बी और सी में मौजूद है, इसलिए बचेगा केवल डी। तो अब प्रश्न पर लौट आते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का जिक्र है। इसी अनुच्छेद का खंड 2 केवल इतना कहता है कि निर्वाचन आयोग एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर बनेगा और इनकी नियुक्ति संसद द्वारा बनाई गई विधि के तहत ही राष्ट्रपति करेंगे। यानी एक बात क्लियर है, संविधान में इस बात का जिक्र नहीं है कि इस आयोग में कितने सदस्य होंगे। संविधान यह शक्ति राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति ही समय समय पर अन्य निर्वाचन आयुक्तों की संख्या तय कर सकेंगे। ये शक्ति राष्ट्रपति को है। बहरहाल निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय निकाय है, न कि 5 सदस्यीय, इसलिए पहला कथन गलत है। आपको यह भी बता दें कि देश में होने वाले आम चुनावों और उपचुनावों के कार्यक्रम का निर्धारण भी निर्वाचन आयोग ही करता है, न कि गृह मंत्रालय, इसलिए दूसरा कथन भी गलत है। अनुच्छेद 324 के खंड 1 के मुताबिक संसद और विधानमंडल के सभी चुनावों तथा राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचनों का संचालन, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग करता है। तो ऐसे कई मामले अखबारों में आते रहते हैं जब एक ही दल 2 या ज़्यादा दलों में बंट जाता हो या फिर 2 दल आपस में मिलकर एक दल बना लेते हैं और इनसे जुड़े मामले निर्वाचन आयोग ने सुलझाए हैं, इसलिए यहाँ केवल तीसरा कथन ही सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अब तीसरा सवाल है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ ए, विधियों और कार्यपालिक आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार, बी, विधानमंडलों द्वारा निर्मित विधियों के प्रज्ञान को प्रश्नगत करने का न्यायपालिका का अधिकार, सी, न्यायपालिका का सभी विधायी अधिनियमनों के राष्ट्रपति द्वारा उन पर सहमति प्रदान किए जाने के पूर्व पुनरीक्षण का अधिकार, और डी, न्यायपालिका का समान या भिन्न वादों में पूर्व में दिए गए स्वयं के निर्णयों के पुनरीक्षण का अधिकार। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। तो दोस्तों, पहला तो ये कि भारत के संविधान में कहीं भी न्यायिक पुनरीक्षण शब्द का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन कुछ अनुच्छेदों के तहत न्यायपालिका को ऐसी शक्ति मिल जाती है कि विधायिका जो भी विधि बनाती है या फिर कार्यपालिका जो भी आदेश, नियम, विनियम, अधिसूचना, अध्यादेश आदि जारी करती है, कहीं वे संविधान या कानून के खिलाफ तो नहीं है या कहीं वे संविधान की मूल भावना का उल्लंघन तो नहीं करते। इस तरह के परीक्षण करने की न्यायपालिका की शक्ति को ही न्यायिक पुनरीक्षण कहा जाता है। जिन अनुच्छेदों से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को इनडायरेक्टली यह शक्ति मिलती है, जरा उन पर भी नजर डाल लेते हैं। ये अनुच्छेद हैं 13, 32, 131, 132 और 226। संविधान भी संसदीय शासन प्रणाली की तीनों शाखाओं के बीच शक्ति का पृथक्करण करता है, जो न्यायिक समीक्षा का आधार है। सुप्रीम कोर्ट ही देश के संविधान का कस्टोडियन है और इसी आधार पर न्यायपालिका को यह शक्ति मिलती है और उसका कर्तव्य भी है कि संविधान की मंशा के इतर अगर कोई कार्रवाई होती है तो वो उसकी समीक्षा करे। वहीं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट दिया था, उसमें भी न्यायिक समीक्षा को शामिल किया गया था। ऐसे कई उदाहरण हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने संविधान संशोधनों और कानूनों को संविधान के खिलाफ मानते हुए असंवैधानिक घोषित किया। ऐसा ही एक उदाहरण है जब सुप्रीम कोर्ट ने 99वें संविधान संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर दिया था, क्योंकि कोर्ट का मानना था कि यह संशोधन न्यायपालिका की स्वतंत्रता और शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत के खिलाफ है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। चौथा सवाल है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है? राज्य विधानसभा का गठन, राज्य के मंत्रिपरिषद का हटाया जाना, स्थानीय निकायों का विघटन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3। सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, केवल 1 और 3। ऐसे सवालों पर ध्यान देने की जरूरत होती है जिनमें गलत कथनों के बारे में पूछा जाता है। जल्दबाजी में हम कई बार सही कथन के बारे में सोचने लग जाते हैं और गलत उत्तर दे बैठते हैं। तो यहाँ भी प्रश्न में क्या पूछ रहा है, कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है? सिविल सर्विसेज एग्जाम में राष्ट्रपति और उनसे जुड़ी शक्तियों के बारे में लगभग हर साल सवाल बनते ही हैं। इनमें आपात से जुड़े प्रावधानों के संबंध में आप खासा ध्यान दीजिए।
आपको बता दें कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन से जुड़े प्रावधान हैं, लेकिन संविधान में कहीं भी राष्ट्रपति शासन शब्द का जिक्र नहीं है। अनुच्छेद 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की स्थिति से जुड़े उपबंध मौजूद हैं। इस सवाल को भी हम सिंपली एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें पता है कि दूसरा कथन सही है तो हमारे पास केवल बी विकल्प ही बचता है जिसमें 2 नहीं है। तो जब राज्यपाल को ऐसा लगता है कि राज्य का शासन संविधान के मुताबिक नहीं चल रहा है तो वह राष्ट्रपति को इस बारे में एक रिपोर्ट भेजता है। अब या तो उस रिपोर्ट के आधार पर और या अगर रिपोर्ट नहीं भी भेजता है तब भी राष्ट्रपति जरूरत पड़ने पर इस अनुच्छेद का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जाता है तो राज्य सरकार या फिर उसके किसी भी निकाय के पास जो भी शक्तियां हैं उनमें से कुछ या सभी शक्तियां राष्ट्रपति अपने हाथ में लेते हैं, यानी राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति के पास चली जाती हैं। इसका मतलब अनुच्छेद 356 के लागू होते ही राज्य की कार्यपालिका आवश्यक रूप से भंग हो जाती है। इसलिए दूसरा कथन यहाँ सही है। वहीं विधानसभा की बात करें तो यह राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है कि वह विधानसभा को भंग करते हैं या फिर नहीं, या केवल निलंबित कर देते हैं। इसलिए अनुच्छेद 356 के तहत आवश्यक नहीं है कि विधानसभा भंग ही हो। वहीं इस अनुच्छेद का संबंध राज्य के स्थानीय निकायों के विघटन से नहीं है, या यूं कहें कि अगर किसी राज्य में अगर अनुच्छेद 356 लागू हो जाता है तो राष्ट्रपति के नियम राज्य के स्थानीय निकायों पर लागू नहीं होते। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित हैं? मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी यानी बेगारी का निषेध, अस्पृश्यता का उन्मूलन, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, 2 और 4, केवल 2, 3 और 4, केवल 1 और 4, 1, 2, 3 और 4। यहाँ सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी केवल पहला और चौथा कथन ही सही है। इस सवाल को भी ऑप्शंस के एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें दूसरे कथन के बारे में पता हो कि वो गलत है तो विकल्पों की छंटनी की जा सकती है। दूसरा कथन सी को छोड़कर सभी विकल्पों में है, इसलिए हमारे पास तब बचेगा केवल सी। तो यहाँ शोषण के विरुद्ध अधिकार के संबंध में सवाल पूछा गया है। इस अधिकार का जिक्र भारत के संविधान के भाग 3 में किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत 2 अनुच्छेद 23 और 24 आते हैं। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर रोक का प्रावधान है, यानी मानव की तस्करी करना, मजदूरी के बराबर मेहनताना न देना या बंधुआ मजदूरी करवाना। इस अनुच्छेद के तहत इन सभी पर रोक लगाई गई है और अगर कोई व्यक्ति इस अनुच्छेद का उल्लंघन करता है तो उसे दंडित किया जाएगा और यह दंड संसद विधि बनाकर तय करेगी। इसके अलावा अनुच्छेद 24 के तहत कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर रोक लगाई गई है। इस अनुच्छेद के मुताबिक 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी भी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या फिर किसी भी खतरनाक नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। तो दोस्तों, शोषण के विरुद्ध अधिकार में पहला और चौथा कथन ही समाहित है। अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात करें तो इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 17 में किया गया है, जो समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है, जबकि अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के मूल अधिकार का जिक्र अनुच्छेद 29 में मिलता है। यह संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार के अंतर्गत आता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। तो इस सेशन में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे नए सवालों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।